आजकल बहुत मेरे रूल्स ब्रेक करने की न्यूज़ आ रही है। और जैसे हम ये सुनते हैं ना कि साली आधी घरवाली, हमारे मन में कुछ एक अजीब सी फुलझड़ियाँ सी वो फूटती है। कपिल शर्मा में तो आई एम 22 ईयर ओल्ड हॉट सेक्सी एंड ग्लैमरस। मुझे लगा कि भूल जाएंगे अब्बा डब्बा जब्बा को। ना। आज भी हर जो यंगस्टर्स हैं जिनको हम जैनजी बोलते हैं, वो लोग भी अब्बा डब्बा जब्बा बोलते हैं। वो मेरे को कितना सेटिस्फेक्शन देता है कि वो मेरा कैरेक्टर आज भी उन लोगों के लिए भी रेलेवेंट है। तो मैंने बहुत सारी एक्शन फिल्में की थी, तो लोग मुझे, जो मीडिया वाले थे, वो मुझे लेडी अमिताभ बच्चन बोलते थे तब। साली आधे घर वाली होती है, ये तो सबको पता था, लेकिन आज ये रूल चेंज होने वाला है और इसे चेंज करने वाली कोई और नहीं बल्कि हमारी प्रिय उपासना सिंह है। उपासना जी, सारे रूल्स ब्रेक कर रही हैं आप। हाँ। जी हाँ, आजकल बहुत मेरे रूल्स ब्रेक करने की न्यूज़ आ रही है ना? खैर, अभी हम साली पूरी घरवाली की बात करेंगे। डेफिनेटली सबने सुना है साली आधी घरवाली। और जैसे हम ये सुनते हैं ना कि साली आधी घरवाली, हमारे मन में कुछ एक अजीब सी वो क्या होता है, फुलझड़ियाँ सी वो फूटती है। अरे वाह, साली आधी घरवाली। तो लेकिन ये जो है, ये एक डिफरेंट तरह का, आपको पता ही चल गया होगा, जैसे कि टाइटल ही है कि कॉमेडी प्ले है और बहुत मज़ेदार है। और सिर्फ कॉमेडी नहीं है, इसमें एंड में एक मैसेज भी है जो हंसते हंसते लोग, क्योंकि मुझे लगता है कि जब आदमी हंसते हंसते कोई बात कह जाता है ना, तो वो ज़्यादा असर करती है। आपने रोना धोना, मुश्किलें, प्रॉब्लम्स हम सब की ज़िंदगी में हैं और हम रोज़ सहते भी हैं बहुत कुछ, हर आदमी परेशान है। उसमें कॉमेडी अगर लोगों को हंसाया जाए, मैं तो हमेशा से इसमें बिलीव करती हूँ कि लोगों को हंसाना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि जब मेरी वजह से कोई लोग थोड़ा सा स्माइल भी करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। सो आजकल की दुनिया में हंसाना और फिर हंसते हंसते एक ऐसा मैसेज दे जाना, जैसे कि आप आजकल देख ही रहे हो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं हस्बैंड वाइफ में, गर्लफ्रेंड्स और बॉयफ्रेंड में। कई बार शादी से पहले ही इतने टेंशन्स हो जाते हैं कि आपने बहुत सारी न्यूज़ देखी होंगी। तो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए और वो ज़्यादा टाइम तक कैसे चल सकता है, ये उसके ऊपर भी इसमें वो सब बातें हैं। लेकिन आप वो सब, क्योंकि एक कॉमेडी प्ले है, तो वो आप हंसते हंसते जब उसको देखेंगे तो मुझे लगता है उसका असर भी होगा लोगों पे। और अगर हम 2, 4, 6, 10 घरों को भी बचा सकें तो मुझे लगता है कि इस प्ले को करने का जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाएगा। टाइटल थोड़ा मतलब एक तरह से उल्टा लग रहा है ना, जो आप इसमें की बातें बता रही हैं उससे थोड़ा सा टाइटल अलग है ना? जी नहीं, क्या है कि मैंने जैसा कि कहा कि कॉमेडी है, तो कॉमेडी थोड़ा सा ज़्यादा ही थोड़ा है, बढ़ा के पेश किया जाता है किसी भी चीज़ को। जी। लेकिन हाँ, टाइटल जैसे मैंने जैसा कहा कि टाइटल तो है वैसा, लेकिन टाइटल के साथ साथ, कॉमेडी के साथ साथ आप एक ऐसी चीज़ देखेंगे जो आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं। कोई वल्गैरिटी नहीं, कोई चीपनेस नहीं। आप अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी बेटी के साथ, अपनी बीवी के साथ, सबके साथ जाके इस प्ले को देख सकते हैं। और जब आप बाहर निकलेंगे तो आप सोचेंगे कि डेफिनेटली इस प्ले को देखना ही चाहिए था। मुझे लगता है कि, मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग इसे पसंद भी करेंगे और जो इसमें हम लोगों को कहना चाहते हैं उसको भी वो समझेंगे। फिल्में बहुत बनी हैं ऐसे साली घरवाली पे। मुझे याद है स्मिता पाटिल का एक गाना दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, जिसमें राकेश रोशन रहते हैं और उनकी बहन जो रहती हैं, ऐसे दिखाया गया। तो बहुत लव ट्रायंगल और रिश्तों को टूटने वाला ये जो जीजा साली वाला जो होता है, मतलब फन तो है, लेकिन फिल्मों में ये भी दिखाया गया है कि किस तरह से वाइफ की बहन से अफेयर हो जाता है, शादी हो जाती है। आपने कभी ऐसा कोई रोल किया है या कभी आपको ऐसा कुछ ऑफर आया था? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। मैंने साली या ऐसा वाला रोल तो शायद नहीं किया है, लेकिन हाँ, मज़ेदार रोल्स तो मैंने बहुत सारे किए। आपके रोल्स तो सारे मज़ेदार से, स्पेशली वो जो आप ना बोल के जो आपकी जो अब्बा डब्बा चब्बा, कौन नहीं जानता है मुझे। हाँ, जुदाई करेक्ट। तो ना बोल के भी आप सब कुछ बोल देती हैं और कितना वो सिर्फ आपके उस कैरेक्टर को देखने के लोग
तरसते हैं, अरे अब आएगा अब आएगा। जी, और सबसे अच्छी बात यह है कि इतने साल हो गए फिल्म को बने हुए, हाँ। आज भी वो फिल्म कुछ हफ्ते या 15 दिन के बाद किसी न किसी चैनल पे चल रही होती है। और आज भी मतलब बच्चा नहीं तो क्या होता है कि वो टाइम बहुत पहले से लोगों को कहीं, मुझे लगा कि भूल जाएंगे अब्बा डब्बा जब्बा को। ना। आज भी हर जो यंगस्टर्स हैं जिनको हम जैनजी बोलते हैं, वो लोग भी अब्बा डब्बा जब्बा बोलते हैं। वो मेरे को कितना सेटिस्फेक्शन देता है कि वो मेरा कैरेक्टर आज भी उन लोगों के लिए भी रेलेवेंट है। हाँ। तो वो मुझे आके बोलेंगे कि हम आपस में भी बोलते हैं कि अगर कोई कुछ बात होती है ना कि अब्बा डब्बा जब्बा, या हम अपनी पर्सनल ज़िंदगी में भी अपनी आम तौर की जो आम बोलचाल की भाषा है उसमें भी उसे यूज़ करते हैं। हाँ। बहुत सारी हीरोइंस ने उसके ऊपर मीम्स बनाई हैं, बहुत सारे एक्टर्स ने बनाई है। तो ऐसा ये बहुत किस्मत से होता है, क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स बहुत सारी फिल्में करते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा कोई एक डायलॉग हिट होना आपका कि जब वो ना बोला जाए तो मैं दिखाई दूं लोगों को। जैसे कौन है ये आदमी, कपिल शर्मा में तो आई एम 22 ईयर ओल्ड हॉट सेक्सी एंड ग्लैमरस गर्ल। जैसे सोनपरी की काली परी क्रुएला, शैतान से जन्मी अंधेरों में पली, कहते हैं सब मुझको काली परी। माय फ्रेंड गणेशा की गंगूताई, वो तो बोली ना मैं। सो ये चीज़ें इतनी हिट रही, मैं बहुत अपने आप को टचवुड किस्मत वाली मानती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में मैंने सब तरह के रोल्स किए, सारी लैंग्वेजेस में काम किया, और मेरी बहुत सारी चीज़ें इतनी हिट हुई कि आज भी लोग मुझे उस डायलॉग से बुलाते हैं कई बार। जी। बेस्ट कॉमेडी आपका कौन सा रहा? मतलब इतने हैं कि हम तो बात करने लगे तो 2-4 दिन तो कम से कम लगेंगे, बट फिर भी जैसे अब्बा डब्बा चब्बा आपने कुछ बताए, बट कोई ऐसा है जो आपके दिल के बहुत करीब है? देखिए, कोई भी फिल्म जो एक तो पहली फिल्म आपके लिए बहुत मायने रखती है जब आपने शुरुआत की हो। वो मेरी एक मारवाड़ी फिल्म थी जिसका नाम था 22 सासरिये, और सारी मेरे पे थी फिल्म, हीरोइन ओरिएंटेड सब्जेक्ट था जिस पे माहिर ची साड़ी भी बनी। तो वो फिल्म मैं तब स्टडी कर रही थी और वो फिल्म बहुत चली थी, तो वो मेरे दिल के करीब है। जुदाई मेरे दिल के करीब है क्योंकि अब्बा डब्बा जब्बा उसका हिट है। कपिल शर्मा शो मेरे दिल के करीब है, मुझसे शादी करोगी, बादल, लोफर, और मैंने पंजाबी फिल्में, हिंदी फिल्में, गुजराती फिल्में, और मैंने ना तकरीबन इंडिया की सारी लैंग्वेजेस में काम किया है जी। और मैं आपको बताऊं कि मैंने कॉमेडी में भी अवार्ड्स लिए हैं, मैंने इमोशनल रोल्स में भी लिए हैं। जब मैं आई थी तो मैंने बहुत सारी एक्शन फिल्में की थी, तो लोग मुझे, जो मीडिया वाले थे, वो मुझे लेडी अमिताभ बच्चन बोलते थे तब। क्या बात है, हम तो यकीन नहीं कर सकते। मैं इतना एक्शन फिल्मों में काम किया, घोड़े वोड़े, बाइक्स और सब इंस्पेक्टर वाला। तो मैं अपने आप को लकी मानती हूँ, बहुत परमात्मा की दया और मेरी मदर का आशीर्वाद है कि मुझे हर तरह की पूरी दुनिया मैंने देखी, पूरी हर तरह के रोल्स किए, हर भाषा में किए, और मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत सेटिस्फाइड हूँ कि कई बार लोग बोलते हैं ना, नहीं मुझे तो ये मिलना चाहिए था, मैं तो उस काबिल था। मैं सोचती हूँ कि जो मुझे परमात्मा ने दिया है, मैं उतने की काबिल नहीं थी, भगवान ने मुझे उससे कहीं ज़्यादा दिया है। सो मैं अपनी लाइफ में बहुत ही सेटिस्फाइड हूँ। अच्छा, इन फिल्मों में कॉमेडी करना और प्ले में कॉमेडी करना क्या ज़्यादा चैलेंजिंग होता है? प्ले में करना, क्योंकि इसमें रीटेक नहीं होता जी। मतलब जब हम फिल्म करते हैं तो उसमें कितने भी रीटेक्स हम ले सकते हैं, या उसमें अगर मेकअप ख़राब हो गया, या ड्रेस ठीक नहीं लग रही, या बाल ख़राब हो गए हैं कुछ, तो हम वो कर सकते हैं। लेकिन इसमें तो आप एक बार स्टेज पे गए और उसके बाद वो जो शॉट है वो आपका एंड तक, जब तक आप स्टेज से नीचे नहीं उतरेंगे या आपका दूसरा सीन नहीं होगा, आपको पूरा A1 टेक में देना है, और वो भी फुल एक्सप्रेशंस, अपनी फुल एनर्जी के साथ, और इस चैलेंज के साथ कि आपको भूलना नहीं है। और कई बार बहुत सारे आप नहीं भूलें तो सामने वाला भी भूल सकता है। आप चलो सामने वाला भी नहीं भूला तो लाइट में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, साउंड में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, कई बार माइक ही नहीं चलता, कई बार ऐसी वाली सिचुएशंस भी आती हैं। तो आपको हर चैलेंज के लिए तैयार रहना पड़ता है उस टाइम। इस प्ले में आपके जो साथी हैं, विदिशा हैं, योगेश जी हैं, नवीन जी हैं, जो आज हम देख रहे हैं चारों लोग एक साथ इकट्ठा हुए, प्लीज़ उनके बारे में बताइए। सब आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे। देखिए, ये सब बहुत प्यारे एक्टर्स हैं
और विदिशा के साथ मैं फ़र्स्ट टाइम काम कर रही हूँ, लेकिन सारे लोग बोल रहे हैं कि वो मेरी बहन लगती है। मतलब हमारे फीचर्स मिलते हैं, या हम स्टेज पे आएंगे तो एक जैसे। बहुत प्यारी एक्ट्रेस भी है। और योगेश जी ने तो पता नहीं कितने सीरियल्स कर लिए हैं, और कॉमेडी में उनकी बहुत मास्टरी है। और वो जो परफॉर्म कर रहे हैं वो कमाल का कर रहे हैं। मतलब मुझे लगता है कि लोग देखेंगे तो इनको भूलेंगे नहीं इस प्ले में, योगेश जी को देखने के बाद, उनके कैरेक्टर को। और नवीन जी बहुत ही टैलेंटेड हैं। उन्होंने ये प्ले लिखा भी है, उन्होंने डायरेक्ट भी किया है, उन्होंने इसमें एक्ट भी किया है, और वो बहुत अच्छे सिंगर भी हैं। और उन्होंने हमसे भी गाने गवाए हैं इस प्ले में। मैंने तो उनको बोला हम कैसे गाएंगे प्ले में गाना, हम तो कोई सिंगर विंगर है नहीं। लेकिन उन्होंने हमसे गाने गवाए। तो आप जो भी प्ले देखने आएगा उनको हमारे गाने सुनने को मिलेंगे। और मुझे यकीन है कि इतना बुरा हमने गाया भी नहीं है। मतलब जो मैं खुद भी सुनने के बाद मुझे लगा अरे ये मैंने गाया है। विदिशा ने बहुत अच्छा गाया है, नवीन ने, वो तो अच्छे सिंगर हैं ही, और योगेश जी ने भी बहुत अच्छा गाया। ये एक तरह की फिल्म आप देखोगे जिसमें डांस भी होगा, जिसमें गाने भी होंगे, जिसमें कॉमेडी भी होगी, जिसमें इमोशंस भी होंगे। हम जरूर आएंगे इसको देखने के लिए। जी जरूर आएंगे। जितना बढ़िया से आप लोगों ने एक्सप्लेन किया है ना, तो वो अट्रैक्ट कर रहा है कि अब तो देखना है। जी जी जी। आपने ये पहली बार गाया है कि इसके पहले भी कभी आपने सिंगिंग की है? सिंगिंग मैंने की थी एक बार। 4 दिना दी यारी करके एक एल्बम आई थी, उसमें मैंने गाना गाया था। मैं आपको बताऊं, मैं जब कॉलेज में थी तो म्यूज़िक, वोकल म्यूज़िक मेरा सब्जेक्ट था। अच्छा। हाँ, उस टाइम मैं गाती थी, लेकिन फिर मैंने छोड़ दिया। तो गाना तो प्रैक्टिस से आपको, मतलब आप ज़्यादा अच्छा गा पाते हैं। फिर मुझे एक बार बहुत शौक चढ़ा, मुझे किसी ने कहा कि आप गाना भी गाया करो, ठीक है। हाँ। तो मैंने एक पंजाबी एल्बम की, 4 दिना दी यारी। हाँ। वो गाने जो मैंने गाए, उसके बाद मेरी वहाँ पे एक फ्रेंड है नूरी, बहुत अच्छी सिंगर है। हाँ। उसने मुझे कहा उपासना जो तू कर रही है वही कर, ये तेरा काम नहीं है, बस कर। इतना विसरा हो गया। इतनी वो दुखी हो गई मेरा गाना सुन के। उसके बाद मैंने गाने पर स्टॉप लगा दिया। मैंने कहा नहीं, मैं बाथरूम में ही गाऊंगी आज के बाद। तो मैंने नवीन को कहा कि मैं बाथरूम सिंगर हूँ, मुझे बाथरूम में रहने दो। लेकिन इसने मुझे प्ले में भी गाना गवाया। लेकिन मुझे लगता है कि इतनी बेसुरी नहीं लगूंगी मैं आपको जो देखने आएंगे। तो अच्छा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। अच्छा, जो कॉमेडी करते हैं आपको लगता है कि लोग उसको थोड़ा सीरियसली नहीं लेते? नहीं, पहले ऐसा माना जाता था। कुछ टाइम पहले लोगों में पता नहीं क्यों ऐसा, मैंने 2-4 जगह पे ऐसा सुना कि अरे ये तो कॉमेडियन है, ये हीरो थोड़े है, ये तो ये है। लेकिन आज लोग ज़्यादा समझदार हो गए हैं। मतलब अभी वो समझ गए हैं कि कॉमेडी करना और रोने धोने वाला कुछ करना, इमोशनल, वो कॉमेडी उससे कहीं ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। कॉमेडी में आपको टाइमिंग का सेंस होना चाहिए। कॉमेडी करना हर एक्टर के बस की बात नहीं। कई एक्टर्स, आपको बहुत अच्छे एक्टर्स मिलेंगे, लेकिन वो कॉमेडी नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं उस आदमी को बहुत अच्छा एक्टर मानती हूँ जो लोगों को हंसा सके। और आज की दुनिया में जब आप इतनी टेंशन में ज़िंदगी बिता रहे हैं, आप हर टाइम प्रेशर में हैं, हर आदमी आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो उस टाइम अगर आप किसी के फेस पे स्माइल ला सकते हैं या किसी को हंसा सकते हैं, वो बहुत बड़ी बात होती है। तो कॉमेडी सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ है, ये लोग अब समझ गए हैं। और डेफिनेटली जो कॉमेडी करता है उसको इज्जत भी मिल रही है। आप देखिए कपिल को, आप देखिए वो कौन सी जगह पे हैं कपिल। तो ऐसे बहुत सारे, चार्ली चैपलिन, या ये आप उनकी बात करिए, सारी दुनिया जानती है उनको। कॉमेडी डिफ़िकल्ट चीज़ है और सबके बस की बात नहीं। लेकिन हाँ, कुछ लोग जो कॉमेडी कर रहे हैं, वो लोग स्टैंड अप कॉमेडियन हैं। कई वो इमोशनल नहीं कर सकते। कई लोग ऐसे भी हैं कि उनको अगर आप इमोशनल रोल दे दें या कोई रोमांटिक सीन दे दें, वो नहीं कर सकते। लेकिन जैसे कुछ एक्टर्स को मैं नाम लूँगी, जैसे पंकज त्रिपाठी हैं, अनुपम खेर हैं, परेश रावल हैं। आप इनको कोई भी रोल दे दीजिए, आप इनसे कॉमेडी करा दीजिए, आप इनको विलन बना दीजिए, आप इनसे इमोशनल रोल करा लीजिए, वो सब में परफेक्ट हैं। तो ये एक्टर्स को मैं मानती हूँ कि ये हैं वो ब्रिलियंट एक्टर्स। लेकिन आपकी एक बात को बहुत ही सीरियसली ले लिया गया है। पूनम ढिल्लोन और पद्मिनी जी ने अभी जो रिसेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया है कि आपने डिक्टेटर बोल रही हैं और बहुत सारी चीज़ें बताया। आपने देखा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस?
जी मैंने देखा, हाँ मैंने देखा। और देखिए हमारे 11 मेंबर्स रिज़ाइन कर चुके हैं जी। और सिंटा में अगर 11 मतलब आधे से ज़्यादा लोग रिज़ाइन कर देते हैं 50% या 50% से ज़्यादा, तो कमेटी भंग हो जाती है। तो हमारी कमेटी डिसॉल्व हो चुकी है। बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स जैसे कि बिंदु तारा सिंह, पुनीत इस्सर, मनोज जोशी, मुकेश ऋषि, प्रीति सप्रू, साहिला चड्डा, हेतल परमार, विकास वर्मा, दीपक पराशर, इन सब ने रिज़ाइन किया। तो कोई तो रीज़न होगा ना, और उन्होंने जो रीज़न्स हैं वो भी लिख के दिए हैं कि किन किन वजह से हमें ये कमेटी छोड़नी पड़ रही है। और वो सच बात है, ऐसी तो नहीं कोई छोड़ता। वहाँ तो ऐसा थोड़े कि कोई लालच से कि हमें कोई तनख्वाह मिलती थी तो हम उस लालच से वहाँ गए थे। हम तो लोगों का भला करने के लिए गए थे, लेकिन इतना ख़राब और इतना गंदा माहौल हो गया कि उन लोगों को रिज़ाइन करना पड़ा। और उसके बाद हमने वो लेबर कमिश्नर को मैंने लेटर दी, मैं जनरल सेक्रेटरी ऑफ सिंटा हूँ, तो वो लेटर वहाँ पे गई तो कमिश्नर साहब ने भी बोला कि कमेटी भंग हो चुकी है, अभी आप कोई सभा नहीं कर सकते, कोई ईजीएम कोई कुछ नहीं कर सकते। उसके बावजूद इन्होंने ईजीएम किया, पूनम और पद्मिनी जी ने। और इन्होंने जो लोग, जब इलेक्शन हुआ था तो जो लोग हार गए थे उनकी एक टीम बना ली, तो उनको वो जो 11 लोगों की सीट्स थी वो उनको दे दी। ऐसा कभी नहीं होता है, ये हो ही नहीं सकता जब तक इलेक्शन ना हो। इलेक्शन होंगे उसके बाद कमेटी बन के आती है, या आप अपनी मर्जी से किसी को भी बना सकते हैं। मैंने जो रिज़ाइन अभी तक नहीं दिया, मेरी जगह पे उन्होंने पद्मिनी कोल्हापुरी जी को जनरल सेक्रेटरी बना दिया। फिर उन्होंने क्या किया कि ट्रेजरर दीपक पराशर थे, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। तो 10 दिन के अंदर 2 ट्रेजरर चेंज हो गए। पहले हेतल परमार का नाम आया, फिर अभी उन्होंने पेंटल जी का नाम दे दिया। तो ये एक अलग ही सिस्टम चल रहा है जो दुनिया में कभी हुआ ही नहीं। और वो मुझे बोल रहे हैं कि मैं गलत हूँ, तो मैं तो ये पूछना चाहती हूँ कि मतलब लीगली क्या सही है और इलीगल क्या है और लीगल क्या है। हमारी मदर बॉडी को पूरा हक है कि अगर कोई भी हम उनके अंडर आते हैं, तो अगर हमारे यहाँ डिस्प्यूट या कुछ भी हो जाता है, कमेटी भंग होती है, तो मदर बॉडी फेडरेशन इलेक्शन अनाउंस करती है। उन्होंने इलेक्शन अनाउंस कर दिए हैं 12 तारीख को। ये उसको भी मानने को तैयार नहीं। ये बोले कि री इलेक्शन का कोई प्रोसीजर ही नहीं है। री इलेक्शन नहीं है ये जब एक कमेटी भंग हो गई, डिसॉल्व हो गई, तो अब दूसरी कमेटी तो आएगी ना जी। तो वो कमेटी का इलेक्शन तो होंगे, इलेक्शन होंगे तभी आएगी ना कमेटी। वो ये भी बोल रहे हैं कि कमेटी डिसॉल्व नहीं हुई है। तो यही तो बात है, वो तो कुछ भी नहीं मान रहे, ना वो लॉ को मान रहे हैं कि ना वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को मान रहे हैं जिसमें लिखा है कि डिसॉल्व हो गई है और इलेक्शन हो गए, ना वो लेबर कमिश्नर को मान रहे हैं, और वो सिर्फ उस चीज़ को मान रहे हैं जो वो सोचते हैं कि सही है, जो कि लीगली सही नहीं है। आप खुद भी, मैंने मतलब ऐसा कभी हुआ है कि किसी ने रिज़ाइन नहीं दिया और उसकी जगह आप दूसरे को अपॉइंट कर लें? नहीं। हाँ, ऐसा कभी नहीं हुआ है ना। तो उन्होंने अपनी मर्जी से उनको कोई भी पोस्ट अपनी मर्जी से किसी को भी दे देते हैं। उन्होंने हेमंत पांडे, जब हम कमेटी में थे तो हेमंत पांडे की जगह बोले पेंटल जी रहेंगे, वो सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी हैं, तो उनको बोलते कि अब आप नहीं हो, अब ये पेंटल जी रहेंगे। अभी कल को मैं बोलूं मोदी जी आप प्राइम मिनिस्टर नहीं है, मैं आपकी जगह प्राइम मिनिस्टर हूँ, अमित जी आप ये नहीं हो, आपकी जगह पे ये, ऐसा नहीं हो सकता है दुनिया में। सो रूल्स रेगुलेशंस, कानून, कोई चीज़ को तो मानिए आप। मैं देख रही थी तो उन्होंने ये भी बोला कि वाइस को आपने कहा था कि वो हमारा री इलेक्शन प्लान करेगा, तो वो हमारी मदर बॉडी है, बट वो बोले इसका कोई लेना देना ही नहीं है। नहीं, हम उनके अंडर आते हैं, हम उनके साथ जुड़े हुए हैं, सिंटा उनके साथ जुड़ी हुई है। तो जैसे उनके अंडर पता नहीं 35 या 36 और भी कमेटीज़ आती हैं, उसमें सिंटा भी एक है। उनके साथ जैसे मेकअप वाले भी आते हैं, मेकअप वालों के एसोसिएशन है, फिर उनके साथ जूनियर आर्टिस्टों के एसोसिएशन है, फिर उनके साथ दूसरी वाली बहुत सारी 32 के 35, मेरे को एग्जैक्ट नंबर याद नहीं। अगर उन कमेटीज़ में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो जो हमारी मदर बॉडी है वो इलेक्शन करवाती है। अच्छा, तो उनका कहना है कि उनका कोई लेना देना हाँ, नहीं। वो उन्होंने वो भी बना दिया कि अभी हम उनके साथ जुड़े हुए ही नहीं हैं, अभी हम अलग हैं उनसे, वो भी खुद ही डिसाइड कर लिया है। तो अब इसका होगा क्या? क्योंकि सिंटा, जैसे मैंने पिछली बार भी जब आपसे मिली थी तो मैंने ये बोला था कि सिंटा का मतलब, वाइस का मतलब होता है कि सबकी हेल्प करना, सबकी यूनिटी बनाना, सब कुछ करना। जैसे कैसे जाते हैं, रणवीर सिंह का केस आया, कोई भी, फरहान अख्तर, जो भी, तो उनको सॉल्व करना होता है, सबको
एक साथ लेकर चलना होता है। बट यहाँ इंटरनली इतना कॉन्फ्लिक्ट हो गया, जैसे मान लीजिए आप बोल रही है कि वाइस रिस्पॉन्सिबल है कराने के लिए, वो बोल रहे हैं कि उसका कोई रोल ही नहीं है, आपको डिक्टेटर, आपने उनको डिक्टेटर बोला तो वो बोले कि हम डिक्टेटर नहीं है। मैंने नहीं बोला, 11 लोग जो हैं जिन्होंने रेजिग्नेशन दिया है उसमें उन्होंने अपनी सारी प्रॉब्लम्स को लिखा है कि आप किसी की सुनती नहीं हैं, आप किसी को भी निकाल देते हैं, किसी का भी आप कार्ड कैंसिल कर देती हैं, आप हम मतलब क्या है कि सबको साथ लेके चलना पड़ता है जब भी आप एक अच्छा, कमेटी ये बात में। अब वो लोग बोल रहे हैं कि आप नहीं करती हैं जो प्रेस नहीं, आप कॉन्फ्रेंस मतलब मैं क्या अकेली हूँ? मैंने तो अभी तक रिज़ाइन भी नहीं दिया है। वो जो 11 लोग चले गए, क्या वो ऐसे ही चले गए? मतलब 11 लोग, इतने बड़े एक्टरों का जाना कोई इसी तरह से हो गया कि वो मतलब मैंने उनको कहा आप चले जाओ, वो चले गए और उन्होंने लिख के दिया है, उनके सिग्नेचर्स हैं मेरे पास, उनका सब कुछ है मतलब लीगली। तो उन्होंने सब लिखा है कि हम किन प्रॉब्लम्स की वजह से ये कमेटी को छोड़ रहे हैं। तो वो उसका सारे का जो श्रेय है वो मुझे दे रही हैं, क्योंकि उनको चेंज करनी थी जनरल सेक्रेटरी। तो मेरे पे कोई इल्ज़ाम लगाएंगे तभी तो चेंज कर पाएंगे ना। तो अभी क्या स्टेटस है, आप क्या हैं सिंटा की? मैं कुछ भी नहीं हूँ, क्योंकि जनरल कमेटी सेक्रेटरी? भंग हो गई तो कोई कुछ भी नहीं है, ना कोई प्रेसिडेंट है। हाँ। अगर कमेटी डिसॉल्व हो जाती है हाँ। तो आप कोई भी किसी भी पोजीशन पे नहीं होते हैं। मतलब फिर जब डिसॉल्व हो गई तो उसका मतलब क्या है? बट आपने रेजिग्नेशन भी नहीं दिया है। मैंने रेजिग्नेशन नहीं दिया कि मैं अभी, लेकिन मैं जनरल सेक्रेटरी भी नहीं हूँ, नहीं है। क्योंकि डिसॉल्व है, कोई किसी पद पे नहीं है। अभी तो इलेक्शन होंगे, नई कमेटी आएगी, तभी पता चलेगा कि कौन किस पद पे है। तो बेसिकली अगर डिसॉल्व होगी, जो मैं समझना चाहती हूँ, जो डिसॉल्व हो गई है इसके बाद बिना इलेक्शन के कोई कमेटी नहीं बन सकती। नहीं बन बट सकती। उन लोगों ने बना लिया है। हाँ, उन्होंने बना लिया है। तो ये जो आपके ऊपर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर जो एक पूरा एक बताया गया है 1.5 घंटे का, तो ऑलमोस्ट, अब इसका जवाब उपासना सिंह कैसे देने वाली है? वो अभी हम लोग 28 को सब लोग मिल रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें सारी चीज़ें जो है लोगों को तक, मीडिया तक, जैसे उन्होंने एलिगेशंस लगाए हैं मेरे सारे एक्टर्स पे जिन्होंने रिज़ाइन किया है, मुझ पे, दीपक पराशर जी पे, सब पे, तो हम सब जवाब देंगे उसका कि किस रीज़न से हम गए हैं और क्या सच है क्या झूठ है। और हमारे पास सारे प्रूफ हैं, हमारे पास लीगल पेपर्स हैं, तो जिसमें वो लोगों को ऐसे एकदम भ्रमित कर रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है। तो हमारे पास सारे वो, अब आप कहें कि नहीं जी इन्होंने तो रिज़ाइन किया ही नहीं, और मैं आपको दिखा रही हूँ उन्होंने रिज़ाइन किया है। तो अगर मैं कहूँ कि सामने मेरे कोई चीज़ हो रही है और मैं मानने को रेडी नहीं हूँ, तो फिर क्या किया जा सकता है। और मैं बहुत ही अफसोस है मुझे कि वो एक बहुत अच्छी टीम थी हमारी, और उन लोगों ने जब रिज़ाइन किया मुझे खुद बहुत दुख हुआ है उस बात का कि हम लोग एक्टर्स की मदद करने के लिए आए थे। बिंदु दारा सिंह सरबतदा भला से हर महीने लाख रुपए, उनका जो फ्रेंड है NGO वहाँ से आता है, लाख रुपया हर महीने। और फिर हम लोगों ने युवा अनस्टॉपेबल किया, सारी टीम ने मिलके। ये जो है मुकेश ऋषि लेकर आए थे, वो उन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया। 50-50 हज़ार बच्चों की फ़ीस हमने दिलवाई, जो सिंटा के कुछ नीडी एक्टर्स थे। बहुत कुछ हुआ है, लेकिन अब वो सब उसको मानने को तैयार नहीं। वो ये भी मानने को तैयार नहीं कि इन्होंने कुछ अच्छा काम किया है। वो सिर्फ एलिगेशंस ही लगा रहे हैं। और जो इतने लोगों ने, इतने एक्टर्स ने इतना भला किया लोगों का, वो उसको भी वो नकार रहे हैं, बोलते कुछ नहीं किया इन्होंने क्या किया, ये क्या लेके रहे हैं। वो सब अपना टाइम दे रहे थे वहाँ पे बिना किसी पैसे के, बिना किसी। दीपक पराशर जी को ले लीजिए, वो अपने घर से 15-15, 20-20 लोगों का खाना 2 साल बना कर लाते रहे कि सिंटा के एक्टरों का पैसा ना खराब हो, उनका ख़त्म ना हो जाए, उनका मतलब मिस यूज़ ना हो। उन्होंने 2,000 रुपया, जब भी मतलब 2-2 हज़ार रुपया भी वो देते रहे कि एक्टरों के भले के लिए। लोगों ने बहुत कुछ किया है। मतलब मैं हर एक्टर का बताने लगूं कि किसने क्या क्या किया तो आप हैरान रह जाएंगी, और उनको कोई क्रेडिट ही नहीं है। एक चीज़ मुझे 28 को तो हम पक्का आपसे मिलेंगे, लेकिन उससे पहले बस एक आखिरी सवाल कि उन्होंने ये चीज़ बोली कि वैसे तो सारे लोग मीटिंग्स में कभी आते नहीं थे, लेकिन जिस दिन आपने वो जो बात करी रेजिग्नेशन वाली, उस दिन सभी जूम कॉल पे आ गए, सारे के सारे एक्टर्स आ गए। देखिए सब आते थे। हाँ। कोई जूम पे आता था, अब देखो कोई शूटिंग कर रहा है। लेकिन इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब मौजूद नहीं थे, ये भी मैंने देखा कि काफ़ी लोग नहीं थे। हाँ, काफ़ी नहीं थे, और मीडिया भी बहुत ही कम आया था। लोग समझते हैं बहुत ही, ऐसा थोड़े कि मैं बोल दूंगी कोई बात तो लोग मान जाएंगे, प्रूफ चाहिए होता है ना हर चीज़ के लिए। तो लोग सच और झूठ सब समझते हैं, लोगों को अंदर से सब पता है कौन क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, अगर मैं समझूं कि मैं ही मैं हूँ
तुम लोग कुछ नहीं हो। तो ऐसा नहीं होता है। कमेटी तब चलती है जब आप सबको एक साथ लेके चलते हैं, ठीक है। वो कोई जूम पे, अब मैं शूटिंग कर रही हूँ तो मैं जूम पे ही आऊँगी ना, मतलब कहीं पे कोई शिमला में कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है, और आप नाम देखिए, सब नोन एक्टर्स हैं, सब काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो आते थे, और सबसे बड़ी बात ये कि वो एक्टर्स की मदद किया करते थे, नीडी एक्टर्स की मदद करते थे। प्रीति सप्रू जी ने भी बहुत किया है, सबने किया है। अब ये बोलते हैं वहाँ चाय नहीं मिल रही है, कि फ्रीज हो गए हैं अकाउंट्स, तो प्रीति जी ने सारा अपने खर्च से पैसे डाल के पूरा वहाँ पे अरेंज किया। तो जब प्रीति सप्रू जी ने सारा अरेंज कर दिया, चाय पत्ती जो भी चाहिए, बिस्किट्स ये वो, कि अभी क्योंकि फ्रीज हुए हुए हैं अकाउंट्स, नई कमेटी आएगी तभी वो खुलेंगे, तो पद्मिनी जी ने इमीडिएटली बोला कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, हम अपनी भेज रहे हैं। ओके। क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, मतलब समझ में नहीं आ रही। मतलब आप सिर्फ मीडिया में जाके अपनी फोटोग्राफ्स करानी, सिर्फ इंटरव्यूज देनी, इसके लिए है क्या सिंटा? सिंटा सिर्फ नीडी एक्टर्स की मदद के लिए है, और मैं तो इतना ही कहूँगी कि पब्लिक है, सब जानती है। चलिए, ज़्यादा खुलासों के लिए 28 को मिलेंगे। एंड थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्ले साली पूरी घरवाली। जरूर आइएगा आप भी देखने, क्योंकि बिल्कुल, बहुत मज़ेदार है, बिल्कुल, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल उपासना जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू।